नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 19 वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इस अध्याय को अच्छे से पढ़ के समझ चुके थे। ठीक है, इससे ऊपर के सभी अध्यायों का वीडियो मैं इसी तरह समझा के इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को मैं हल करवा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह 8वीं कक्षा के विज्ञान का आपका अंतिम वीडियो है, जिसमें हम लोग इस अध्याय 19 के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलते हैं हम इस अध्याय पर। पहले तो यही है आपका अध्याय 19 वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। और पिछले वीडियो में हम लोग इस अध्याय के सभी तथ्यों को अच्छे से समझ चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पिछले वीडियो को देख ले। आज हम लोग इस वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल करने वाले हैं। देखिए, इसमें 16 अभ्यास प्रश्न है और हम इन 16 को हम लोग एक एक करके अच्छे से अभी हम हल करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस अध्याय के वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, इस अध्याय को पढ़ा है, तो आप इस अभ्यास प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करें, खुद से इसका उत्तर बुक से ढूंढने का प्रयास करें। इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो आपसे हल नहीं हो, आपको जो थोड़ा भी समझ में नहीं आए, सिर्फ उसी प्रश्न को आप यहाँ से मदद ले। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि प्रदूषण क्या है। इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं कि हमारे वातावरण में उपस्थित वायु, जल, मिट्टी आदि में हानिकारक विषैले पदार्थों का घुलना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, जिससे मानव के साथ साथ सभी जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने के लायक है। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने के लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, ऐसे जल पीकर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हो गया। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रहा है। इस पर प्रकाश डालिए। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि हाँ, हम सभी के घर में चापाकल है, जिससे स्वच्छ जल हमें मिल जाती है। इसके अलावा सरकार की नल जल योजना के द्वारा भी हम सभी के घरों तक स्वच्छ पीने लायक जल की आपूर्ति हो पा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में निम्न अंतर है। पहले बिंदु में लिखेंगे कि शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि प्रदूषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि शुद्ध वायु सांस लेने के लायक होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जबकि प्रदूषित वायु को सांस लेने से हमें विभिन्न तरह की बीमारियां हो सकती है। अगला बिंदु में लिख सकते हैं कि शुद्ध वायु सजीवों के लिए अनुकूल है, जबकि प्रदूषित वायु सजीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, अगला है 5 नंबर अम्ल वर्षा कैसे होती है। टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की भी चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के बारे में आप लिख सकते हैं कि फैक्ट्रियों तथा कारखानों से निकलने वाला हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस वायु में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के जल को क्या कर देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। और यही जल जब वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके प्रभाव से ताजमहल की चमक फीकी पड़ रही है। यह पेड़ पौधों की पत्तियों को भी क्षति पहुंचाता है, जिससे इनके प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। इसके प्रभाव से लोहा जैसी धातुओं का भी क्षरण हो जाता है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। तो देखिए, पौधा घर गैस का मतलब हो गया ग्रीन हाउस गैस, ऐसा गैस जो पृथ्वी पर गर्मी को सोखता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही ग्रीन हाउस गैस। ठीक, मीथेन भी है जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए, नाइट्रोजन तो आपके वायुमंडल में 78% है। ठीक, बहुत ज़्यादा मात्रा में है यह। ठीक, तो इसको ग्रीन हाउस गैस आप नहीं कह सकते हैं, या तो ग्रीन हाउस गैस नहीं ही है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके कारण एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा होता है, लेकिन यह पृथ्वी को गर्म करने में इसका ज़्यादा रोल भी नहीं है। ठीक, तो इसके उत्तर में कि कौन सा पौधघर गैस नहीं है, नाइट्रोजन तो होगा ही। ठीक, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा।
तो मेरे समझ से आप इसके उत्तर में नाइट्रोजन ही लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ताजमहल की सुंदरता पर कैसे ग्रहण लग रहा है, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि हमारा ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल को देता है, जिससे आगरा के आसपास के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। वायु में यह गैस जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा के जल को अम्लीय बना देता है। ताजमहल संगमरमर यानी चूना पत्थर का बना है, जो वर्षा के जल में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज का क्षरण कर रहा है तथा इसकी सफ़ेदी फीकी पड़ रही है। अतः ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं इसमें। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर कि जल की उपयोगिता बताइए, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। ठीक, तो जल की उपयोगिता के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि हमेशा से यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह हमारे दैनिक कार्य जैसे खाना बनाने, नहाने, कपड़ा धोने, पीने इत्यादि के रूप में उपयोग होता है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल को प्रदूषण को कम कर सके उतना ही हमारा जल क्या होगा, शुद्ध रहेगा। और पीने के लिए उबला हुआ जल सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं कि यदि हम प्रदूषित जल पिए तो इससे हमें अनेक बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार इत्यादि। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है सही कथन पर टी और गलत कथन पर एफ लगाइए। जो सही है उसको टी कर देना है, जो गलत है उसको एफ कर देना है। तो पहला प्रश्न है कि संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है, यानी संसार की 25% जनसंख्या को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है, यह सही बात है। ठीक है, अगला है कि गर्म जल भी एक प्रदूषक होता है, यह गलत है। ठीक, गर्म जल में प्रदूषण नहीं होता है। गर्म जल हम पीते हैं तो यह हमारे शरीर को क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। हमको सवेरे सवेरे गर्म पानी पीना चाहिए, सुसुम पानी। ठीक, अगला है जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, सही है, आपने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। अगला है घ अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, सही बात है, इसका भी यह भी ट्रू है। ठीक, अम्ल वर्षा जब होता है तो खेतों की जो मिट्टी होती है वह बेकार हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कह रहा है कि वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। ठीक है, तो आप वायु प्रदूषण रोकने के उपाय में लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण रोकने के निम्न उपाय हैं। पहले में लिखेंगे वाहनों में CNG का उपयोग करना चाहिए। दूसरे में लिखेंगे वाहनों को अच्छी हालात में रखने से अथवा ईंधन रहित वाहन चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है। तीसरे में लिखेंगे कि घरों में धुआं रहित चूल्हा या LPG प्रयोग करना चाहिए। अगले बिंदु में लिखेंगे कि ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए। और अगले बिंदु में लिखेंगे कि गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा वायु प्रदूषण कम होगा। अगला प्रश्न है आपका रेखा चित्र द्वारा पौधघर प्रभाव को दर्शाइए। ठीक है, रेखा चित्र के द्वारा आपको पौधघर प्रभाव को दर्शाना है। तो देखिए यह आपके किताब में रेखा चित्र का फोटो दिया हुआ है, इसको आप इसके उत्तर में बना सकते हैं। ठीक, और लिखने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं कि सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ओजोन की परत द्वारा उसकी पाराबैंगनी किरणें रोक ली जाती है। दृश्य विकिरण एवं कुछ छोटी तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त किरणें हवा से होती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है और उसे गर्म कर देती है। पृथ्वी की गर्म सतह से मुख्यतः लंबी तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अवरक्त किरणों के अधिक भाग को क्या करता है, अवशोषित कर पृथ्वी की सतह को पुनः परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी हमारी गर्म ही रहती है। ठीक, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण पौधघर प्रभाव अधिक उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी की सतह अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा कीजिए। देखिए कणिकाओं का मतलब होता है धूल कण। ठीक, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि
वायुमंडल में गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ के कण भी हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं। इन्हें कणिकाएं कहते हैं। इन कणिकाओं का व्यास 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। यह अधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं, जिससे दृश्यता घटती है और यह धुंध पैदा करता है। यह सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जाकर हमें अस्वस्थ करते हैं तथा अन्य सजीवों के लिए भी यह हानिकारक साबित होते हैं। यह इस्पात निर्माण, खनन, ताप, विद्युत संयंत्रों, सीमेंट उद्योग आदि से निकलने वाला प्रदूषक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की भोपाल गैस कांड क्या है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, पढ़े यहाँ पीछे, कि भोपाल गैस कांड सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत गया। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जहां कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक द्रव ताप बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, गैस बनकर उसका रिसाव होने लगा। यह गैस सांसों के साथ साथ फेफड़ों में गई। फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और दम घुट गई। इससे हजारों लोग मारे गए तथा हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 15 नंबर कि पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए वायु जल का होना पहली आवश्यकता है। पृथ्वी पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा है, पानी है और इसी कारण यहाँ वृक्ष है, पशु है और मनुष्य है। अगर यह सब नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अतः हम सभी को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए तथा इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। ठीक, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर कि उपयुक्त का मिलान करना है आपको। इसमें चारों को इधर इससे मिलान कर देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि यह रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता घटाती है। ठीक, मतलब आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है, वह उसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ढो पाता है। अगला है आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह फेफड़ा का खराब होना। ठीक, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, इससे अम्लवाष्प खांसी होता है। ठीक, अगला है धूल कणिकाएं। तो धूल कणिकाओं से आँखों में जलन या खुजली होती है। ठीक है, तो इस तरह आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया। 16 प्रश्न था इसमें, सभी को आपने हल कर लिया। इसी के साथ आपका यह जो विज्ञान का 8वीं कक्षा का जो विज्ञान का बुक है यह भी ख़त्म हो गया। अब देखिए इसके सारे अध्याय का वीडियो मेरे चैनल के 8वीं कक्षा वाले जो विज्ञान का प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें अपलोड है, आप फ्री में उसको पढ़ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। खूब पढ़ें, खूब खुश रहें। थैंक यू।